हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इस लेसन के थ्रू, दैट इज़ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मैं ऑलरेडी आपसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज डिस्कस कर चुकी हूँ फाइनेंस के, कि कौन कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज है फाइनेंस से जिससे कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मेट करती हैं। ठीक है, तो हमने उनको दो पार्ट्स में बांटा था, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड में आपके इक्विटीज़, प्रेफरेंसेस, शेयर्स रहते हैं, रिटेन अर्निंग्स रहती है, बट बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स, जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स लेते हो, एंड लीज फाइनेंसिंग आपके बोरोड कैपिटल में रहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे गाइज, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, व्हाट इज़ मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? ये एक ऐसा सोर्स है फाइनेंस का जिससे कंपनीज जब पैसा रेज करती है, ये जो सोर्सेज है फाइनेंस के, ये कंपनीज को फाइनेंस 1 से लेके 5 साल तक के लिए प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स जो मैच्योरिटी डेट रहेगी, यानी जब कंपनीज मीडियम टर्म सोर्सेज के थ्रू फाइनेंस को रेज करेगी, देन उनको वे रिपेमेंट भी तो करना होगा कंपनी को। तो कंपनी जब इनको रिपे करेगी, या तो 1 ईयर के बाद करेगी या 5 ईयर्स के अंदर अंदर कभी भी करेगी। तो ये जब कंपनीज मीडियम टर्म सोर्सेज के थ्रू पैसा लेती है, तो उनकी जो मैच्योरिटी डेट है वे हमारी या तो 1 से लेके 5 साल तक के बीच में लाई करती है। ठीक है, या स्पेसिफिक 1 ईयर के लिए मैच्योरिटी डेट हो सकती है, स्पेसिफिक 5 ईयर्स के लिए, इसके बीच में ही रेंज करेगी। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं अनअकैडमी पर भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। रिम्पी गोयल मेरी आईडी है, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का कोर्स क्रिएट किया हुआ है। देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज है मीडियम टर्म सोर्सेज जिससे फाइनेंस रेज करती है कंपनीज। सो दीज आर पब्लिक डिपॉजिट्स एंड मीडियम टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ये दोनों ही हमारे मीडियम टर्म सोर्सेज में आएंगे। सो व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट्स? देखिए, हमारे इंडिया में पब्लिक से डिपॉजिट लेना, एक्सेप्ट करना एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, मीडियम और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो है, वे जो कंपनीज के मेंबर्स होते हैं उनसे भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है, डायरेक्टर से भी एक्सेप्ट कर लेती है, जनरल पब्लिक से भी कर लेती है। ठीक है, लेकिन जो ये मोड है फाइनेंस को रेज करने का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जो भी बैंक क्रेडिट्स होते थे वे बिल्कुल स्क्वीज हो गए। अब बैंक क्रेडिट लेना इतना कॉस्टलियर हो गया, इस वजह से पब्लिक डिपॉजिट पॉपुलैरिटी में आई। तो अब ये बैंक क्रेडिट क्या होता है? क्वेश्चन ये आता है। बैंक क्रेडिट का मतलब होता है कि जब कंपनीज बैंक्स के थ्रू पैसा उठाती है, ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बिजनेसेस को पैसा उधार पर देते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बैंक क्रेडिट। बट बैंक क्रेडिट लेना कंपनीज के लिए बहुत कॉस्टलियर हो गया था, बिकॉज बैंक्स बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे कंपनीज के ऊपर। ठीक है, जिसे हम रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स कहते हैं। एंड हाई, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना बैंक्स को। तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर सोर्स हो गया था, कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर सोर्स हो गया था बैंक्स के थ्रू पैसा लेना। डेट्स वाई पब्लिक डिपॉजिट हमारा पॉपुलैरिटी में आया। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स टाइम टू टाइम फ्रेम किए पब्लिक डिपॉजिट की गवर्नेंस के लिए, कि जब कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट करे तो उसको किस तरीके से गवर्न करना है, किस तरीके से चलाना है। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने फ्रेम किए। तो कुछ प्रोविजंस रहे थे इसके रिगार्डिंग। एलिजिबल कंपनी क्या होती है? सबसे पहले हम ये जानेंगे, एलिजिबल कंपनी वो पब्लिक कंपनी होती है जो सेक्शन 76 के सेक्शन 1 के अंदर जिस कंपनी का नाम हो वैल्यू में आएंगी, एंड उस कंपनी की जो नेट वर्थ है वे 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, प्लस उसका जो टर्नओवर है 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अगर ये कंपनी पब्लिक डिपॉजिट करना चाहती है तो इन्हें सबसे पहले प्रायर परमिशन लेनी होगी जनरल मीटिंग के अंदर, एंड एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इसी के रिगार्डिंग, एंड तभी ही वे कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट कर पाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा गया है इसके अंदर, कि जो एलिजिबल कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है विद इन द लिमिट जो
सेक्शन 180 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में कुछ लिमिट स्पेसिफाइड है, लाइक वे तभी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएंगी ऑर्डनरी रेजोल्यूशन के मीडियम के थ्रू। तो क्वांटम ऑफ डिपॉजिट्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड, कितनी क्वांटिटी का डिपॉजिट एक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, कंपनीज आपको पता है मेंबर्स के थ्रू डिपॉजिट लेती है, पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट लेती है। तो अगर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट लेती है तो कितनी क्वांटिटी का वे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी। कोई भी एलिजिबल कंपनी अगर किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, उसको रिन्यू कर रही है, तो वो जो अमाउंट है डिपॉजिट का, ये कोई भी ऐसा अमाउंट जो बकाया है, ठीक है, वे 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर उसकी पेड अप कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और उसके फ्री रिजर्व्स जो है एंड जो डिपॉजिट्स का जो अमाउंट है वे 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कही गई गाइज, नो अदर कंपनी shall accept or renew any deposit from its members if the amount of such deposit together with the amount of other deposit outstanding as on the date of acceptance or renewal of such deposits, जिस डेट को डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिन्यू किया जा रहा है वापस सभी चीज़ों को, तो उस केस के अंदर जो कंपनी ने का जो टोटल जो डिपॉजिट है और जो बाकी डिपॉजिट्स का जो अमाउंट है वे 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब किस 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, कंपनी की एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड जो कंपनी के टोटल जो डिपॉजिट्स हैं वे टोटल डिपॉजिट्स 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पब्लिक की कि जब कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो क्या कंडीशंस है। देखिए, कोई भी एलिजिबल कंपनी अगर डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक से, तो जितना वे अमाउंट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है रिसीव मेंबर से और जितना बकाया है वे 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी तभी एलिजिबल है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी एलिजिबल नहीं है कि वे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे अगर 35 उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का, जो रिजर्व्स है गवर्नमेंट कंपनी का, अगर वे 35% से ज़्यादा हो जाते हैं उसके डिपॉजिट्स, तो वे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो कुछ कंडीशंस होती है गाइस जो हमें देखनी पड़ती है पब्लिक पे डिपॉजिट्स लेने से पहले। हमें कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कंपनीज को, कि वे कौन कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए। सबसे पहले कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, देन रूल्स फ्रेम करेगी आरबीआई, उससे वे सभी रूल्स मानने पड़ेंगे। कंपनी के सर्कुलर इशू होगा मेंबर्स को और उसमें फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी को अपनी दिखानी पड़ेगी, क्रेडिट रेटिंग दिखानी पड़ेगी, कितने आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स पड़े हैं उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट गाइस एक तरीके से होता है कि जो पब्लिक से डिपॉजिट लिया है कंपनी ने, कितना अमाउंट ऐसा है जो अभी तक पब्लिक को रिपे नहीं किया गया। ठीक है, ये बहुत सारे पार्टिकुलर्स देने पड़ेंगे जो देखिए नीचे दिए हुए हैं। देखिए हम देखते हैं वन बाय वन। डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन होगा शेड्यूल बैंक में और कम से कम 15% जो डिपॉजिट का अमाउंट है जो मैच्योर होगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वे उस अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। इस अकाउंट को हम और किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वे इस जो आप देख रहे हो नीचे पॉइंट्स, इस तरीके से वे चीज़ें प्रोवाइड होगी हर कंपनी को जो सेक्शन 73 के सेक्शन 2 में आती हैं, और हर एलिजिबल कंपनी को डिपॉजिट्स इनवाइट करने होंगे फॉर प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस। यानी जो भी कंपनी डिपॉजिट्स को इनवाइट करती है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसके लिए उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होगा एटलीस्ट 30 डेज के अंदर उस सर्कुलर के इश्यू होने से पहले। ठीक है गाइस, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है शैल स्पेसिफिकली प्रोवाइड एट इन केस अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, जो डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट उसकी रिपेमेंट में प्लस इंटरेस्ट देने में पब्लिक को अगर कोई डिफॉल्ट करती है, तो जो डिपॉजिटर होगा जिससे पैसा लिया गया होगा, ठीक है, उसको पूरा राइट है कि वे अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस से ले प्लस इंटरेस्ट के साथ ले। ठीक है, तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बहुत डिटेल में चीज़ें गिवन है। अगर आप करना चाहते तो मुझे ज़रूर बता रहा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बता देती हूँ सबके बारे में। देखिए, अगर किसी केस में जो डिपॉजिट और इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग यानी 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वह पूरा का पूरा प्रोवाइड करेगा कि जो पेमेंट की गई है डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट दिया गया है वे हमारा 20,000 रुपीज़ से एग्जेस्ट नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट
पूरा प्रोवाइड करेगा कि कितनी पेमेंट गई है, और वे हर डिपॉजिटर को, मेन इसके अंदर गाइस सिर्फ इतनी ही बात की गई है इस पूरे पॉइंट में कि वे 20,000 रुपीज़ से एक्सेस नहीं होना चाहिए। जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है, जो इंश्योरेंस में पे किया जाता है डिपॉजिट्स पे, वे कंपनी खुद बोन करेगी, ठीक है, एंड वे चीज़ डिपॉजिटर से रिकवर नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल जो डिपॉजिटर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उस पर जो इंश्योरेंस है वे कंपनी खुद पे करेगी, होने वाले खर्चे कंपनी खुद बोन करेगी उसको, ना कि वे डिपॉजिटर से वे चीज़ लेगी, ठीक है। अगर कंपनी को डिफॉल्ट करती है, टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करती डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, देन इन गैस की जो इंश्योरेंस है वे इनफेक्टिव हो जाएगा और कंपनी को खुद ही उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस पब्लिक डिपॉजिट का सिर्फ इतना, आगे हम अभी पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स करती है इससे कंपनी को क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। जैसे जब कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है तो उस केस में बहुत से लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, और पब्लिक डिपॉजिट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। लेस कॉस्टली, देखिए बहुत कम कॉस्ट पड़ता है, मतलब इस जब कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा उठाती हैं तो कंपनी के लिए बहुत कम कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब कंपनीज बैंक से पैसा उठाती है। तभी तो इसीलिए तो पब्लिक डिपॉजिट पॉपुलैरिटी में आया था। पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए कंपनी को कोई एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता, ठीक है। इससे कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। गाइस मैं इसकी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, मैंने हर वीडियो में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्सप्लेन किया है। जब कंपनीज फिक्स एसेट सिक्योरिटीज़ का यूज़ करती है एंड उस पर जो टैक्स में छूट मिलती है उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशंस, जो भी इस पर इंटरेस्ट पे होता है डिपॉजिट से, वह टैक्स डिडक्टिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिए जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं कैन बी प्रोक्योर्ड व्हेन नीडेड एंड कैन बी रिटर्न। देखिए जब कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट्स करती है तभी करेगी जब कंपनी को नीड होगी, एंड जब कंपनी की नीड फुलफिल हो जाएगी और कंपनी इतनी कैपेबल होगी कि वे पूरा रिपे कर दे अमाउंट, तो कंपनी इसको रिपेमेंट भी कर सकती है जब कंपनी चाहे। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। तो मैं सभी चैप्टर्स आपको कराऊंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ये सभी चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगी। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है गाइस। देखिए सबसे पहले ये बिल्कुल अनसर्टेन और अनरिलायबल है, बिकॉज ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है फाइनेंस का। जो कंपनीज अच्छी रेपुटेशन को एंजॉय करती है उन्हीं कंपनीज में पब्लिक अपना डिपॉजिट्स करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो कंपनीज की अच्छी रेपुटेशन है वही इस सोर्स को एंजॉय कर सकती हैं, ठीक है। इवन अ स्लाइट र्यूमर अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी मेक्स पीपल टू विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स इन पैनिक। अगर उस कंपनी के बारे में कोई भी गलत या झूठी अफवाह फैलाई गई या कोई भी गलत रिपोर्ट मार्केट में आ गई तो लोग बहुत पैनिक हो जाएंगे, पब्लिक उसी पैनिक के चक्कर में सारा पैसा अपनी कंपनी से निकालने की कोशिश करेगी। अनहेल्दी कैपिटल मार्केट, देखिए जो डिपेंडेंस है पब्लिक डिपॉजिट्स की, कई बार जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ की जो सप्लाई होती है उस केस के अंदर देखिए गाइस, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटीज़, एक होती है सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ जो कैपिटल मार्केट में जिसकी सेलिंग और परचेजिंग होती हैं। अगर ज़्यादा डिपेंडेंस कंपनीज़ की पब्लिक डिपॉजिट्स पर हो गए तो उन सिक्योरिटीज़ से बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं इससे अनहेल्दी कैपिटल मार्केट हो जाती है। पार्शियल टैक्स एजम्पशन, जब कंपनीज डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है तो उनको पूरे के पूरे टैक्स अमाउंट पर छूट नहीं मिलती, सिर्फ 85% तक की उनको छूट मिलती है, ठीक है। हायर कॉस्ट ड्यू टू लीगल प्रोविज़न, देखिए कंपनीज़ को ये रिक्वायर्ड है कि जो भी वे डिपॉजिट लेती हैं, ठीक है, पब्लिक से, उसका 10% उन्हें डिपॉजिट कराना पड़ता है, ठीक है, शेड्यूल बैंक पे। ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो सेम यहाँ पर वही बात कही गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा कंपनी के लिए महंगा हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिपॉजिट्स है वो थोड़े रिस्की हो सकते हैं क्योंकि अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड क्यों होते हैं, बिकॉज कंपनी जब पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा उठाती है तो कंपनी को कोई भी अपनी एसेट को मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है बिकॉज ये अनसिक्योर होते हैं। अगर कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी लॉसेस में चली जाती है तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती इन्वेस्टर्स के पास कि उनका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट मिलता है पब्लिक डिपॉजिट से इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर के हैंड्स में वे इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है इन डिपॉजिट्स की कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई, बढ़ती जा रही है,
मतलब कंपनी की डिपेंडेंस पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपनी को टैक्स में रिडक्शन मिलती है, कहीं ना कहीं अपनी एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता, तो कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो गाइज आज मैंने आपको करा दिया है मीडियम टर्म फाइनेंस। ठीक है, मीडियम टर्म का पहला टाइप मैंने आपको करा दिया है पब्लिक डिपॉजिट। अब हम बात करेंगे कि जो दूसरा तरीका है फाइनेंस को रेस करने का मीडियम टर्म सोर्सेज के थ्रू, डैट इज़ मीडियम टर्म लोन, जो कि कमर्शियल बैंक से लिया जाता है। दो तरह का बैंक होता है, एक होता है आरबीआई, एक होता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो सारी गाइडलाइंस बनाते हैं, जो सारे रूल्स फ्रेम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक रन करता है, काम करता है। तो देखिए क्या है ये, जब कमर्शियल बैंक से मीडियम टर्म लोन लेना एक बहुत रिसेंट फिनोमिना है। दरअसल ये चीज़ देखी गई है कि जो कमर्शियल बैंक है अक्सर सारा का सारा पैसा लोन में अपना लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से बैंक की लिक्विडिटी पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जो उनके फंड्स होते हैं, उनके फंड्स जैसे मान लीजिए आप बैंक्स में जा रहे हो नॉर्मल। ठीक है, तो जिन बैंक से आप डीलिंग करते हो, लाइक यूनियन बैंक, पीएनबी, ठीक है, तो ये सारे बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो जब आप इन बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हो, तभी तो बैंक्स के पास फंड्स आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसमें यही बात कही गई है कि जो फंड्स होते हैं कमर्शियल बैंक के पास, जनरली यही होते हैं जो पब्लिक बैंक्स में डिपॉजिट कराती हैं, और कभी भी विड्रॉ कर सकती है शॉर्ट नोटिस देकर। ठीक है, तो इन फंड्स का जो बैंक है यूज़ नहीं करती, जो कमर्शियल बैंक्स है इन फंड्स का यूज़ नहीं करती लोन के पर्पज़ में। ठीक है, 1 साल मतलब स्पेसिफाइड पीरियड, यानी 1 साल के लिए, मतलब इन 1 साल तक की इन पैसों का यूज़ नहीं करती, क्योंकि बैंक्स बहुत हेजिटेंट फील करती हैं अगर लोन एक्सटेंड करती चली जाए तो। लेकिन बैंक ने एक रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी को एक्सटेंड किया है। कौन से बैंक ने? आईडीबीआई ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ने रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी को एक्सटेंड किया, जो जिससे बहुत पॉसिबल हो गया कि हम इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को भी मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड कर पाए। किसकी हेल्प की वजह से? रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी की हेल्प से। अब ये रीफाइनेंसिंग स्कीम है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जो बैंक है जो लोन प्रोवाइड करेगी, इसमें रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी में बैंक स्कीम के थ्रू बैंक 3 से 7 साल के लिए लोन प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा बहुत लो होगा। इससे जो बैंक के जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत कम पड़ेगा, एंड इन कमर्शियल बैंक्स के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जो मीडियम टर्म लोन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है फाइनेंस को रेस करने का, एंड द लोन्स आर गारंटीड बाय द बैंक्स ऑन द फुल बैकिंग ऑफ टेंजिबल एंड रेडली मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मतलब जो भी ये लोन्स ग्रांट करती है बैंक्स, तो ये पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही दिए जाते हैं, मतलब ये सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड नहीं होते। ठीक है, तो बैंक लोन के फ़ायदे क्या है? रिलायबिलिटी है। पब्लिक डिपॉजिट के कंपैरिजन इस तरह का लोन बहुत रिलायबल है, क्योंकि बैंक इसको कैंसिल नहीं कर सकती लोन्स को अगर इंटरेस्ट रेगुलरली पेड नहीं हो रहा। फ्लेक्सिबिलिटी, जो बैंक लोन्स है बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं ये एज़ कम्पेयर टू पब्लिक डिपॉजिट्स। सिक्रेसी, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें सिक्रेसी मेंटेन होती है, बैंक पूरा सिक्रेसी मेंटेन, जो बोरोवर जो उधार लेता है बैंक से, जो वे सारी इन्फॉर्मेशन देता है बैंक को, वे पूरी सीक्रेट रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है। मतलब बैंक कोई कहने का मतलब उसको अनाउंस नहीं करता कि बोरोवर ने मुझे ये बताया या हमने इसको लोन इन बेसिस पे अप्रूव किया है। तो ये जितनी भी बातें रहती है गाइस, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस विद मैनेजमेंट, कंपनीज बैंक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती कंपनीज के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी मतलब बहुत सस्ता पड़ता है कंपनीज के लिए बैंक मतलब मीडियम टर्म लोन लेना कमर्शियल बैंक से। ठीक है, टैक्स एग्जम्पशन, जो बैंक लोन पे इंटरेस्ट देती है कंपनीज, उसमें पूरी डिडक्शन मिलती है कंपनीज को, टैक्स डिडक्शन। अब डिसएडवांटेज क्या है? इसमें कंपनीज को सिक्योरिटी रखनी पड़ती है लोन लेने के लिए। ठीक है, कॉस्टली सोर्स पर जाता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है, देखिए जब कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स करती है उस पर जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही होती है पब्लिक को, वे कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो कंपनी बैंक को लोन के बदले इंटरेस्ट देती है। तो थोड़ा सा ये कॉस्टली सोर्स पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक डिपॉजिट्स। कम्बरसम प्रोसीजर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। ठीक है,
हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या है फाइनेंस की। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, बैंक सोर्सेज एंड नॉन बैंक सोर्सेज। हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। इस वीडियो का टारगेट 1000 लाइक्स का है एंड आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।